इन द 18th सेंचुरी। हमने पहले पढ़ा डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, उसमें हमने पढ़ा कैसे डिक्लाइनेशन शुरू हो गया, क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या स्ट्रगल्स थी, उन सब के बारे में, क्या इन्वेजन आए। अब इस नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंडियन स्टेट्स के बारे में, इंडियन स्टेट्स के बारे में और सोसाइटी कैसी थी 18th सेंचुरी में। पहली चीज़, जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो गया, डिक्लाइनेशन खत्म शुरू हो गई उनकी आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, तो कुछ नोबल्स थे जो चाहते थे कि अथॉरिटी बनी रहे, और उन्होंने आगे रूलर्स को सपोर्ट करना शुरू किया। बट वो रूलर्स इतने वीक थे, इतने डिपेंडेंट थे, इतने फेवरर्स एंड फ्लैटरर्स थे, होते ना कान के कच्चे थे, कि उन्होंने दूसरे नोबल्स जो उनसे जेलस करते थे उनकी बातें सुन के अपने ही वजीर पे शक करना शुरू कर दिया। और उसका रिजल्ट क्या मिला, लास्ट में सबने उनको छोड़ना शुरू कर दिया उन रूलर्स को, और अपनी अपनी स्टेट्स बनाना शुरू कर ली। कुछ ने इंडिपेंडेंट बना ली, कुछ ने अपने आप को सेमी इंडिपेंडेंट रखा। सेमी इंडिपेंडेंट का मतलब है कि अभी भी अथॉरिटी सेंटर से है, बट हम अपनी भी कुछ अथॉरिटी रखते हैं। उन्होंने कौन कौन सी स्टेट थी, बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर एंड मराठा किंगडम। ये जो मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज है, ये किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स हो, या फिर आपकी कोई जेकेपीएससी, एसएससी, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उनमें से कुछ गवर्नेंस में ऑटोनॉमी ले ली। अब एक तरफ तो ये चल पड़ा, दूसरी साइड क्या चल पड़ा, फॉरेन इन्वेजन्स। नादिर शाह आया, और एक ट्रेडिंग कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को ये पता लग गया कि सेंटर वीक है। जब सेंटर ही वीक है तो आओ सुनाओ, मतलब कुछ भी करो, आपके पास खुला मैदान पड़ा हुआ है। उन सबको ये सब कुछ पता लग चुका था। अब दूसरी तरफ पीजेंट्स की हालत खराब हो रही थी, पेटी जमींदार लड़ रहे थे, चीफ्स लड़ रहे थे, एक तरफ आर्मी इनडिसिप्लिन होती, क्योंकि पैसा ही नहीं बचा था। जब पैसा ही नहीं होगा तो आप किसी को कैसे सपोर्ट करोगे, पैसे के बिना तो आप सपोर्ट कर ही नहीं सकते ना, मिलिट्री को क्या दोगे, मिलिट्री भी आपके हाथ से निकल चुकी थी। अब इसके बीच में पहली स्टेट बनी जो हैदराबाद एंड कर्नाटक। इसको किसने फाउंड किया था, निजाम उल मुल्क असफ जहा इन 1724। जो छोटे एग्जाम्स होते हैं, एसएससी के, एसएसबी के एग्जाम्स होते हैं, उसमें पूछ सकते हैं हु इज द फाउंडर ऑफ हैदराबाद, कब फाउंड की थी। तो पता होना चाहिए निजाम उल मुल्क असफ जहा। अच्छा, ये किसके वजीर थे, ये फर्स्ट लेक्चर में मैं डिक्लाइन ऑफ मुगल में पढ़ा चुकी हूँ। अब आप मुझे इसका आंसर दोगे किसके वजीर थे। ये वन ऑफ द, मतलब होता है ना, एक अच्छे नोबल्स में इनकी गिनती होती थी पोस्ट औरंगजेब के बाद। और इनको किसने नीचे गिराया, सैयद ब्रदर्स ने। और ये कहाँ चले गए, डेक्कन में चले गए, वहाँ पे इन्होंने क्या फाउंड किया, हैदराबाद फाउंड की, उसकी फाउंडेशन डाली। 1720 से लेके 1722 तक इन्होंने अपने आप को कंसोलिडेट किया डेक्कन में। ऑल ऑपोजिशन वाइस रॉयल्टी एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी, इन सब के ऊपर इन्होंने काम किया। पर 1722 में आया एक टाइम पीरियड आया जहाँ टू 1724, जहाँ पे ये अपने आप को इन्होंने वजीर, ये थे क्या, वजीर थे, किसके वजीर थे। अब ये आप मुझे बताओगे, पहले भी बोला, हमने फर्स्ट पिक्चर में भी पढ़ा है, बट इनको जल्दी ही वहां से निकाल दिया एज द एम्परर मोहम्मद शाह। तो फ्रस्ट्रेटेड मोहम्मद शाह क्या हो गए, फ्रस्ट्रेटेड हो गए इनके सारे, क्योंकि ये क्या काम कर रहे थे, अच्छा काम कर रहे थे, मतलब इकोनॉमी को बढ़ा रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल कर रहे थे, उसका सेटअप अच्छा कर रहे थे। तो मोहम्मद शाह ने फ्रस्ट्रेट होकर जेलस में आके इनको निकाल दिया। और उसके बाद ये कहाँ चले गए, डेक्कन में चले गए। डेक्कन में इनको लगा यार मैं यहाँ पे सेफ हूँ, मैं अपनी पावर को यहाँ पे सुप्रीमेसी कर सकता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे इन्होंने क्या फाउंडेशन डाली, हैदराबाद स्टेट की, और एज ए स्ट्रॉन्ग हैंडेड खुद अब उसको संभाला। और कभी भी ओपनली ये चीज़ नहीं बोली कि ये सेंटर से इंडिपेंडेंट हो चुकी है। इन्होंने बोला कि आज भी मैं सेंटर के साथ हूँ, बट इन प्रैक्टिस ही इज बिहेविंग लाइक ए इंडिपेंडेंट रूलर। जैसे आर्टिकल 370, आर्टिकल 370 में क्या था, पहले यहाँ पे एक पीएम हुआ करता था जेएनके में, पर यहाँ पे एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, एक अपना फ्लैग था, जिसे ऑटोनॉमी बोलते थे कि हाँ ये ऑटोनॉमस स्टेट है। तो
क्या होता था कि आप इंडिपेंडेंट भी हो और डिपेंडेंट भी हो, पर आप सेंटर से भी हो। हम जेएनके को कहाँ से रिप्रेजेंट किया था, इंडियन स्टेट से। तो ये तो नहीं बोला जाता था कि जेएनके एक अलग कंट्री है, ऐसा तो कभी नहीं बोला जाता था। जब से आर्टिकल 370 हटा, 35 हटा, तो उसके बाद क्या हुआ? अब कोई अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, पहली चीज। दूसरा, कोई फ्लैग नहीं है, यहाँ का कोई पीएम नहीं है ना। इतनी सारी चीजें बदली, और कोई ऑटोनोमस स्टेट नहीं है। एज यूजल जैसी अब बाकी स्टेट्स है जो इंडिया की, वैसे ही जे के भी अब एक स्टेट है जिसके पास खुद का कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। He, he waged wars, concluded peace. इन्होंने ना wars, peace को, conferred titles, gave jagirs, offices without reference to दिल्ली, ये सब कर। और इन्होंने ना टॉलरेंट पॉलिसी शुरू की थी, किसके लिए? हिंदूज के लिए। औरंगजेब की टॉलरेंट पॉलिसी पॉलिसी नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, एक हिंदू, अब एक एग्जाम्पल है कि हिंदू पूरन चंद कौन थे? उनके दीवान थे। He consolidated his power by establishing एंड ऑर्डरली एडमिनिस्ट्रेशन इन डेक्कन। उन्होंने अपनी पावर को कंसोलिडेट किया और एडमिनिस्ट्रेशन को वहाँ पे डेक्कन में सेटअप किया। He forced the big turbulent zamindars to respect his authority and keep the powerful Marathas out of his domination. अब जो एक लड़ाई चल रही थी जमींदार की, उनकी अथॉरिटी की, उनकी रिस्पेक्ट की, उसको उन्होंने संभाला। और दूसरी तरफ उन्होंने पावरफुल मराठास को उनकी डोमिनेशन से अलग किया। He also made an attempt to rid the revenue system of its corruption. उन्होंने रेवेन्यू सिस्टम जो करप्शन हो रही थी उसको हटा दिया। But after his death in 1748, Hyderabad fell prey to the same destructive forces as were operating in Delhi. जो चीज़ औरंगजेब की डेथ के बाद हुआ, वही चीज़ निज़ामुल असफ जाह की डेथ के बाद शुरू हो गया। उनकी डेथ कब हुई? 1748 में। वही चीज़ें पावर स्ट्रगल्स होने लगी। द कर्नाटिक, अब कर्नाटिक क्या था? कर्नाटिक वॉज वन ऑफ द स्लीपर्स ऑफ द मुगल डेक्कन एंड सच केम अंडर द निजाम ऑफ हैदराबाद अथॉरिटी। कर्नाटिक जो था, एक सूबा था मुगल डेक्कन का, और ये किसके अंडर आना था? निजाम ऑफ हैदराबाद का। बट जस्ट एज इन प्रैक्टिस द निजाम हैड बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ दिल्ली। निजाम क्या बन गया? निजाम प्रैक्टिस में कैसे था कि वो इंडिपेंडेंट है, कहाँ से? दिल्ली से। So also the deputy governor of the Carnatic, known as the Nawab of Carnatic, and had freed himself from the of the control of viceroy of the Deccan and made his office hereditary. जैसे ना एक इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस हो रही थी हैदराबाद में कि हाँ हम इंडिपेंडेंट है, बट प्रैक्टिस में था, वर्ड वो पेपर्स में नहीं था। तो वैसे ही कर्नाटक में, अब कर्नाटक का जो डिप्टी गवर्नर था उसे क्या कहा जाता था? नवाब ऑफ कर्नाटक। और उसने खुद को फ्री कर लिया, कहाँ से? डेक्कन से खुद को फ्री कर लिया। एंड वहाँ पे क्या चलने लगा? हेरिडिटी, बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद उसका बेटा, ये सब चीजें चलने लगी। दस नवाब सद्दतुल्ला खान ऑफ कर्नाटक मेड हिज of new those nephew those Ali his successor without the approval of his superior the Nizam। हैदराबाद के निज़ाम से पूछा नहीं, इंडिपेंडेंट अपने आप को शो कर दिया। और हेरिडिटी होने के नाते अब यहाँ पे बिना निज़ाम की हैदराबाद को कंसल्ट किए हुए अब इसको नेक्स्ट अपना सक्सेसर बना दिया नवाब सद्दुल्ला खान कर्नाटक का, जो उसका कौन था? भतीजा था। Later, after 1740, the affairs of Carnatic deteriorated because the repeated struggles of its नवाबशेख। अब यहाँ पे भी ना वही नवाबशेख जो मुगल अथॉरिटी की चल रही थी, वैसे ही यहाँ पे भी चलने लगी। And this provided an opportunity to the European trading companies to interfere in Indian politics। इस चीज ने क्या किया? अपॉर्चुनिटी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज को कि ये दोबारा इंटरफेयर करेंगे इंडियन पॉलिटिक्स में। नेक्स्ट स्टेट आ गई बंगाल। बंगाल क्या है? टेकिंग एडवांटेज, एक बंगाल ना सबसे अच्छी स्टेट मानी जाती थी, बहुत रिच थी, यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज थे। आज भी बहुत सारे, खादी, सिल्क, यहाँ का रिच डाइवर्सिटी, बहुत एक अपने आप में बहुत रिचनेस थी। Taking advantage of the growing weakness of the central authority, two men
expansionary ability, Murshid-uli Khan and Ali Wordi Khan made Bengal virtually independent. अब जैसे हैदराबाद बनी ना, वैसे इन दोनों ने भी सेंटर की वीकनेसेस को देख के अपने आप को अलग कर दिया। कौन दो लीडर्स थे? मुर्शिद अली खान एंड अली वर्दी खान। इन्होंने बंगाल को अलग किया। इन्होंने दो मुर्शिद अली खान वॉज मेड ऑफ, अब ये क्या बने? मुर्शिद अली खान गवर्नर as late as 1717 में। He made will its effective ruler since, अब ये effective ruler कब से थे? 1700 से। When he was appointed its diwan was, जब वो दीवान थे, not a governor. He soon freed himself from central control through his regular tribute to the emperor. उन्होंने अपने आप को फ्री तो कर लिया था सेंट्रल कंट्रोल से, बट उनको रेगुलर एक ट्रिब्यूट, एक बख्शीश दी जाती है ना, कि हाँ ये रेवेन्यू इकट्ठा हुआ है, इतना सेंटर का है, तो वो एज वैसा रेवेन्यू उनको हर साल जाता था। He established peace by freeing Bengal of internal and external danger. उन्होंने ना अपनी पीस को स्टैब्लिश किया और हम बंगाल की इंटरनल और एक्सटर्नल डेंजर को हटाया। बंगाल वॉज नाउ रिलेटिवली फ्री ऑफ अपराइजिंग जमींदार। अब जो बंगाल था ना, वो अपराइजिंग, अब मतलब जमींदार की जो पंगे चल रहे थे या रिवॉल्ट्स चल रहे थे, उससे फ्री हो चुका था। The only three major uprisings during the teen rule थे, first by सीताराम राय, उदित सीताराम राय, उदित नारायण, गुलाम मोहब्बत, and then by शुजात खान, finally by नजाब खान। अब इनके uprising कौन थे? पहले सीताराम राय, उदित नारायण, गुलाम मोहब्बत, and then by शुजात खान and finally by नजाब खान। After defeating them, Mushrik Ali Khan gave their zamindars to his favorite राम जीवन। उन्होंने मुर्शिद कुली खान ने इन सबको हराने के बाद जमींदारी किसको दी? राम जीवन को। मुर्शिद कुली खान की डेथ हुई थी 1727 में, एंड हिज सन इन लॉ शाह उद्दीन रूल्ड बंगाल टिल 1739। यहाँ पे कौन आ गया? शाहउद्दीन आ गए बंगाल में 1739 में। In that year, Ali Berdi Khan deposed and killed Shah Uddin's son Sarfaraz Khan and made himself the Nawab. अब अली वर्दी खान ने क्या किया? 39 में डेथ हो गई शाहउद्दीन की। शाहउद्दीन की जब डेथ हुई, उसके बाद क्या हुआ? अली वर्दी खान आए, उन्होंने डिपोज, इसको मारा, शाहउद्दीन के बेटे को मारा। बेटे का क्या नाम था? सरफराज खान। और खुद को क्या बना दिया? नवाब। These three Nawabs gave Bengal a long period of peace and orderly administrated and promoting its trade and industries. इन तीन नवाब्स ने एक लंबे पीरियड तक बंगाल में पीस, ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से चलाना और प्रमोट करना, ट्रेड एंड इंडस्ट्री को, ये सब काम थे। Murshid Quli Khan effected economies in administration and reorganized the finances of Bengal by transferring large parts of Jagirs into Kailash lands by carrying out a fresh revenue system and introducing the system land revenue farming। अब मुर्शिद खान ने ना सारा एडमिनिस्ट्रेशन चेंज किया, रीऑर्गेनाइज किया फाइनेंसेस को, जागीर्स जो थी वो ट्रांसफर की इनटू कालाइश लैंड्स में, और उसमें फ्रेश रेवेन्यू सिस्टम लाया, जिसे क्या कहा जाने लगा? रेवेन्यू फार्मिंग। He also granted agricultural loans जिसको पकड़ी कहते थे, to the poor cultivators जो गरीब थे, to relieve their distress as well as to enable them to pay land revenue in time। अब उन्होंने ना क्या एक काम किया, जो गरीब है उसको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए ना, कि चलो ठीक है आप गरीब हो, आप काम नहीं कर सकते, पुअर कल्टिवेटर हो, तो एक लोन प्रोवाइड किया कि हाँ आप लोन लो, अपना काम करो, पर आप इसको पे बैक कर देना। लोन का मतलब यही होता है ना। और उससे क्या हुआ? इंक्रीज यूएस रिसोर्सेज इसके बंगाल गवर्नमेंट को, बट द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू फार्मिंग लेड टू इंक्रीज इकोनॉमिक प्रेशर ऑन द peasant। जो ये सिस्टम था ना रेवेन्यू फार्मिंग का, इसने क्या किया? इंक्रीज किया प्रेशर। कहाँ पे? इकोनॉमिक प्रेशर ऑन द peasant।
अब प्रेशर किस पे आ गया? रेवेन्यू फार्मिंग का सारा प्रेशर इंक्रीज हो गया, फिर से प्रेजेंट पे ही आ गया। मोर ओवर इवन दो ही डिमांडेड ओनली द स्टैंडर्ड रेवेन्यू, चाहे वो सिर्फ स्टैंडर्ड रेवेन्यू मांग रहे थे, एंड फॉरबिड इलीगल सीज, जो इलीगल सीज थी उसको खत्म किया था। ही कलेक्टेड द रेवेन्यू फ्रॉम द जमींदार एंड द पेजेंट्स विद अटमोस्ट प्लुरलिटी। अब क्या था? अब इन्होंने रेवेन्यू जो लेना था वो जमींदार से लेना था। अब जमींदार ही हेड है, जमींदार लालची हो गया। ठीक है, जब कोई इंसान मैंने किसी से पैसे नहीं लिए, मुझसे ऊपर एक अथॉरिटी है, मुझे चेक एंड बैलेंस करने वाला कोई नहीं है, तो मैं क्या करूँगी? जो मुझसे नीचे तबके का है मैं उसके ऊपर डोमिनेट हो जाऊंगी, मुझमें लालच आ जाएगा, तो मैं उससे ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करूंगी, ऊपर चाहे मैं कम ही दूँ। वो ज़्यादा की एक्सट्रैक्शन में क्या हो गया? एजेंट निचुड़ने लगा, उसके पास ना खाने को बचने लगा, ना ही लोगों के लिए बचने लगा, ना ही अपनी जिंदगी देने के लिए बचने लगा, वो डूबता चला गया। एक ये भी रीजंस के डूबने का। Another result of his reforms was that many of the older zamindars were driven out and their places taken by upstart revenue farmers. जी, कुछ अब इससे क्या हो, कुछ रिफॉर्म्स है ना, जो पुराने जमींदार से वो निकल गए, और नए जिन्होंने नए नए स्टार्ट किया था रेवेन्यू फार्मर्स वो आ गए। Murshid Quli Khan and the succeeding Nawabs gave equal opportunities for employment to Hindu and Muslims. मुर्शिद कुली खान और उसके सक्सीडिंग जो नवाब थे उन्होंने इक्वल अपॉर्चुनिटी दी थी हिंदू एंड मुस्लिम्स को, कोई उन्होंने भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया था। They filled the highest civil posts and many of the military posts with Bengalis, most of them कौन थे इसमें? हिंदूज थे। इक्वली थे तो जो हाईएस्ट पोस्ट थी वो किससे फिल हो रही थी? ज्यादातर बंगालीज थे। बंगालीज में भी कौन? हिंदूज, नॉट मुस्लिम। In choosing revenue farmers, Mushrik Quli Khan gave preference to local zamindars and Mahajans. Mahajans कौन होते हैं? Money lenders, who were mainly Hindus. अब जो रेवेन्यू फार्मर्स का काम था मुर्शिद कुली खान ने, वो प्रेफरेंस किसको दी? लोकल जमींदार को दी और महाजन को दी, वो कि आप जाके रेवेन्यू लो, और वो भी कौन थे? ज्यादातर हिंदू थे। He thus laid the foundation of a new land aristocracy in Bengal. All the three Nawabs recognized that expansion of trade benefited the people and the government, and therefore gave encouragement to all the merchants, Indian and foreign. अब ये नवाब्स ने रिकॉग्नाइजेशन ट्रेड बेनिफिट किसको दिया? लोगों को दिया, एंड द गवर्नमेंट, और किसको एनकरेज किया? सारे मर्चेंट्स को, जिसमें इंडियन भी थे और फॉरेनर्स भी थे। दे प्रोवाइडेड फॉर द सेफ्टी ऑफ रोड्स एंड रिवर्स from thieves and robbers by establishing regular थानाs and चौकीस। अब उन्होंने ना, मतलब सेफ्टी, रोड की सेफ्टी के लिए, रिवर्स की, ये नदी के किनारों से चोर ना घुस आए, रॉबर्स ना आए, तो उन्होंने क्या किया? एक थानास और चौकीस एस्टेब्लिश हुई। थानास एंड चौकीस कहाँ पे एस्टेब्लिश हुई थी? बंगाल में। दे चेक्ड प्राइवेट ट्रेड बाय ऑफिशियल्स, जो प्राइवेट ट्रेड थे उनको ऑफिशियली चेक किया जाता था। prevented abuses in custom abuse को custom abuse को रोका जाता था। At the same time, they made it a point of maintain strict control over the foreign trading companies and their servants and prevent them from abusing their privileges. अब जो ये तीन नवाब थे और मुर्शिद अली खान थे, ये ना फॉरेन ट्रेडिंग कंपनीज के ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखते थे, उनके सर्वेंट्स पे, उनको मतलब कोई फालतू के प्रिविलेजेस नहीं दिए जाते थे। They compelled the servants of the East India Company to obey the laws of land and to pay the same custom duties as were being paid by other merchants. अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? ओबे द लॉज, लॉज को ओबे किया, माना, मानते थे। उनके पास कोई और चारा ही नहीं था, क्योंकि जो चीजें उनको इंडिया से मिलती थी वो कहीं भी किसी और स्टेट से नहीं मिलती थी। वेस्ट में तो वैसे भी कुछ नहीं था, तो उनको तो वो चीजें चाहिए ही थी। तो वो उनके लॉ एंड ऑर्डर्स मानने को मजबूर थे, जो कस्टम ड्यूटीज भी पे करते थे, सब कुछ पे करते थे। Ali Gandhi Khan did not permit the English and the French to fortify their factories in Calcutta and Chandranagar. अब अली गौरी खान ने कभी भी उनको परमिशन नहीं दी कि आप अपनी यहाँ पे फैक्ट्रीज या गोडाउन्स बनाओ। कहाँ पे? कलकत्ता और चंद्रनगर में। The Bengal Nawabs proved, however, to be short-sighted and
नेग्लिजेंट इन वन रिस्पेक्ट। अब इनकी दूरदर्शिता मतलब कह सकते हैं, उन्होंने प्रूफ किया था कि वो अपने आप को प्रूव कर रहे थे कि हाँ भाई इनको, अगर आप फॉरेनर्स हो, अब मैं अपने घर पे किसी भी पड़ोसी को ये बोलूंगी कि हाँ तुम आके अपना घर, अपना एक रूम बना लो। अगर वो एक रूम बनाएगा उससे क्या होगा, वो एक रूम बनाने से हो जाएगा ना कि हाँ भाई अभी तुम यहीं पे रह सकते हो। फिर आहिस्ता एक रूम से दो, दो से तीन, तीन से चार, फिर तो वो मेरे पूरे घर पे कब्जा कर लेगा। तो इससे पता लगता है कि हाँ वो दूर का सोचते थे और उन्होंने अपनी रिस्पेक्ट को कभी भी निग्लेक्ट नहीं किया। They did not formally put down the increasing tendency of ईस्ट इंडिया, इंग्लिश ईस्ट। उन्होंने कभी भी अपने आप को इंक्रीज नहीं हो, मतलब डिक्रीज नहीं होने दिया, झुके नहीं, उनकी टेंडेंसी को बढ़ने नहीं दिया। इंडिया कंपनी आफ्टर 1707 to use military forces or to threaten its use to get its demand expected। अब वो तो चाहते थे, जो कंपनी इंडिया में आई थी, कि उनके सारे वो मिलिट्री फोर्स को यूज कर सके, थ्रेटन कर सके, कि उनकी डिमांड्स मानी जा सके। दे हैड द पावर टू डील विद द कंपनीज थ्रेट्स, बट दे कंटिन्यू टू बिलीव दैट दे वर ए मेरिंग कंपनी, कुड नॉट थ्रेटन देयर पावर। उन्होंने मॉडिफाई तो नहीं करने दिया, कुछ बनाने तो नहीं दिया, बट उन्होंने एक चीज को निगलेक्ट किया था, उनकी पावर को। उनको लगा था कि ये ना जैसे मेरे कंपनी है, ये क्या ही कर रही है। तो वहां पे ये थोड़े से वीक हो गए। बेशक आप किसी को, हम कोई मुझे आके बोला नहीं मुझे तेरे घर पे आके कमरा बनाना ही बनाना, मैं उसे मना कर रही हूँ, और दूसरी साइड में उससे उतने ही रिस्पेक्ट से बात कर रही हूँ, उतने ही आराम से बात कर रही हूँ, और वो मेरे सर पे चढ़ा जा रहा है, मैं तो कंपनी हूँ, मैं तो कंपनी हूँ, ऐसे बोल बोल के, और वो अंदर ही अंदर मुझे दिमाग की तरह खाया जा रहा है। उस चीज को निग्लेक्ट किया था, इतनी दूर की भी नहीं सोच पाए थे वो। दे हैड द पावर टू डील विद द कंपनी। अब पावर तो थी बट उन्होंने डील नहीं किया। दे फेल टू सी दैट द इंग्लिश कंपनी was no mere company of traders but was the representative of the aggressive and extremist colonialism at that time। अब वो ना ये देखने में देख नहीं पा रहे थे, ये कंपनी नहीं है, ट्रेडर नहीं है, ये एक एग्रेसिव एक्सपेंशनिस्ट है जो एक्सपैंड करना चाहते हैं, खुद को खुद की कॉलोनीज बनाना चाहते हैं। अब ये ignorance and lack of contact with the rest of the world was to cause the street there। अब इस सब का ये लैकनेस होने की वजह से किसने भुगता, स्टेट ने भुगता, स्टेट रेवेन्यू ज़्यादा पे करने लगे। Otherwise, they would have known the deviation caused by the Western trading companies in Africa, Southeast Asia, and Latin America। अभी ये भी पता था कि इन्होंने कितनी लड़ाइयाँ की हैं वेस्टर्न कंपनीज में, और कंपनीज की कहाँ कहाँ गई है, अफ्रीका में इन्होंने तबाही मचाई, साउथ ईस्ट एशिया में, लेटिन अमेरिका। द नवाब्स ऑफ बंगाल neglected to build a strong army and paid a heavy price for it। अब आर्मी को निग्लेक्ट करना, कि आप आर्मी नहीं बनाओ, स्ट्रॉन्ग आर्मी नहीं बनाई, और हैवी प्राइस इसका पे करना पड़ा किसको, नवाब्स को। फॉर एग्जाम्पल द आर्मी ऑफ मुर्शिद कुली खान consisted of 2,000 cavalry and 4,000 infantry। अलीवर्दी खान ने भी troubled by repeated invasions की वजह से in the end he ceded to a large part of Odisha to them। ले तो लिया, and then 1756 to 57 में ईस्ट इंडिया कंपनी डिक्लेयर वॉर ऑन शाह अब्दुल्ला। 1756 से लेके 57 में क्या हुआ, शाह सिराजुद्दौला से ईस्ट इंडिया कंपनी ने वॉर डिक्लेयर कर दी। The successor of Ali Wadi Khan, the absence of strong army contributed the much victory of the former। अब इतने से छोटे से, एक तरफ आप मराठा से भी लड़े हो, मराठा से लड़ने के बाद आपके पास इन्फेंट्री कितनी आती रहेगी। अब पता था ईस्ट इंडिया कंपनी को आर्मी कम है, तो ये जाके लड़ गए। अब पागल नवाब, पागल ही बोलूंगी ना, जब पता है आर्मी कम है तो क्यों लड़ाई एक्सेप्ट की, दिमाग लगाते, दिमाग से लड़ते, नहीं, आर्मी भेज डाली। The Bengal Nawabs failed to check the growing corruption among their officers। ये चेक करना ही भूल गए कि कितनी करप्शन हो रही है। Even judicial officials, gazis, muftis were given taking bribes। अब ये जो मुफ्तीज वगैरह थे, इन्होंने क्या किया, ब्राइब्स लेना शुरू कर दी। किससे, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से।
तो फॉरेन अब फॉरेनर्स ने क्या किया, पूरा एडवांटेज उठाया उनकी वीकनेसेस का, ऑफिशियल रूल्स का, रेगुलेशन और पॉलिसीज का। नेक्स्ट है अवध। The founder of autonomous kingdom of Awadh was Sadat Khan. Burhan-ul-Mulk was appointed the governor of Awadh in 1722। अब ऑटोनॉमस किंगडम बन गया अवध कब, 1722। इसको किसने फाउंड किया, सदत खान बुरहान उल मुल्क, जिन्हें गवर्नर अपॉइंट किया गया था 1722 में। He was an extremely bold, बहुत bold थे, energetic, iron-willed and intelligent person. At the time of his appointment, rebellious zamindars had raised their heads everywhere in the province। जब उनके अपॉइंटमेंट हुए थे ना, जो रेबलियस जमींदार थे हर जगह चोर होके घूम रहे थे अपना सर वो करके। दे रिफ्यूज टू पे द, अब जमींदार ने बोले कि हम तो लैंड टैक्स नहीं देने वाले। ऑर्गेनाइज देयर ओन प्राइवेट आर्मीज, अपनी प्राइवेट आर्मीज बना ली, इलेक्टेड फोर्ट्स बना लिए, डिफाइड इंपीरियल गवर्नमेंट बना ली। फॉर ईयर्स सदर खान हैड टू वेज वॉर अपॉन देम, कितनी देर तक उनको लड़ना पड़ा। ही सक्सीडेड इन सरप्राइजिंग लॉलेस इन disciplining the big zamindars and thus increasing the financial resources of the government। बहुत सालों तक लड़ने के बाद सदत खान ने उनको कंट्रोल किया, डिसिप्लिन बनाया और फाइनेंशियल कंडीशन को, रिसोर्सेज को इंक्रीज किया गवर्नमेंट ने। मोस्ट ऑफ द डिप्यूटेड जमींदार्स हु वर नॉट डिस्प्लेस्ड, पर जो डिफीटेड थे उनको डिस्प्लेस नहीं किया। देयर वर मोस्ट दे वर यूजुअली कंफर्म्ड इन दिस स्टेट्स after they had submitted and agreed to pay their dues, land revenue regularly। अपने ये जो एक सबमिट किया उन्होंने, कंफर्म किया, पैसे दिए, ड्यूज जो भी थे, रेगुलर चीजें चलने लगी। मोर ओवर दे कंटिन्यू टू रीफैक्टरी, अब उन्होंने दोबारा से एक फैक्ट्री बनाना शुरू की। वेयर द नवाब्स मिलिट्री होल्ड वीकेंड एंड or he were engaged in some other direction, they would rebel, thus weakening the Nawab power। अब दोबारा से मिलिट्री होल्ड वीक हो गया, दूसरी तरफ वो दूसरे डायरेक्शन में जाने लगे, रेबल होने लगे, तो तब नवाब की पावर दोबारा से वीक होने लगी। As Safadar Jung, Sadat Khan's successor, later wrote, the Awadh chiefs were capable of creating disturbance in twinkling of an eye and were more dangerous than the Marathas of the Deccan। सफदर जंग ने क्या करा, कहा कि जो अवध की चीज है ना वो ही बहुत है। इंसान ना कभी बाहर से नहीं हारता, इंसान खुद से हारता। अगर इंसान बाहर से हार रहा है ना वो फिर भी स्ट्रॉन्ग रहता है, बट अगर इंसान खुद से हार जाए, अपने ही लोगों से हार जाए, उसे अपने ही लोगों से ताने मिलने को शुरू जाए ना, सुनने लगे, तो क्या होता है उसके रिजल्ट में आप वो खुद से हारने लगता है। वो सबसे ज्यादा पॉइजनस चीज होती है एक इंसान की जिंदगी में। तो वही एक स्टेट में हुआ, अवध के चीफ्स ही लड़ रहे थे आपस में, स्टेट के खिलाफ ही लड़ रहे थे, तो वो ज्यादा भयानक था मराठा से। Sadat Khan also carried out a fresh revenue settlement in 1723। एक fresh revenue settlement लाया। He is said to have improved a lot of peasants in levying equitable land revenue by protecting him from oppression by the big zamindars। जिसने क्या किया, पेजेंट्स को भी इम्प्रूव किया, इक्विटेबली लैंड के रेवेन्यू को, और प्रोटेक्ट किया उनके ऑपरेशन, मतलब जो डोमिनेशन चल रही थी ना जमींदार की, बड़े जमींदार की पेजेंट्स के ऊपर, उसको भी कंट्रोल किया। लाइक द बंगाल नॉब्स ही डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट, अब इन्होंने भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, इनके भी कमांडर और हाई ऑफिशियल्स हिंदू थे। रिफैक्ट्रीज हुई इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, रिलीजन को नहीं देखा। हिज ट्रूप्स वर वेल पेड, अच्छे अच्छे से पेड किए जा रहे थे, वेल आर्म्ड थे, वेल ट्रेन थे। एक इनकी एडमिनिस्ट्रेशन वॉज एफिशिएंट, एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंट था, बट बिफोर हिज डेथ इन 1739 he had become virtually independent and made the province hereditary possession। आप देखोगे हैदराबाद, कर्नाटक, बंगाल और अवध एक ही प्रॉब्लम थी मुगल से कि हेरेडिटरी कॉन्सेप्ट चल रहा था।
इन्हीं चीज़ों को देखिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हेरिडिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है। ये नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, कोई भी राजा बन सकता है irrespective ऑफ योर आपकी वैसी क्वालिफिकेशंस हैं, आप वैसे एलिजिबल हो या नहीं। He was succeeded by his nephew Safdar Jung. Safdar Jung, who was appointed the वजीर, वजीर को अपॉइंट किया था 1748 में एंड ग्रांटेड एन इंडिविजन ऑफ प्रोविजन, इनको कौन सा प्रोविजन दिया गया, इलाहाबाद। सफदार जंग gave a long period of peace to the people of Awadh and Allahabad before his death in 1754। अपनी डेथ से पहले उन्होंने बहुत पीस दिया पूरी स्टेट को, Allahabad को भी। He suppressed rebellious Zamindars and made an alliance with the Marathas Sardars so that his domination was saved from their inclusion। अब उन्होंने सप्रेस किए जमींदार को, मराठा सरदार को, उनकी डोमिनेंस को, और स्टेट को सेव किया। He carried on warfare against the Rohillas and Bangash पठान। सब इनकी वॉरफेयर किसके अगेंस्ट चल रही थी, रोहिलियास और बंगाश पठान के। In his war against the Bengal Nawabs in 1705 से लेकर 51 के बीच में, और he secured Maratha military help by paying daily allowance of 25,000 and jet supported by paying 15,000 a day। अब मराठा मिलिट्री की हेल्प ली, उनको डेली का अलाउंस कितना मिलता था, 25,000, और जट को कितना मिलता था, 15,000 एक दिन का। Later he entered into an agreement with the Peshwa, by which Peshwa was to help Mughal Empire against Ahmad Shah Abdali and to protect it from such internal rebels as the Indian Pathans and Rajput Rajas। उसके बाद उन्होंने पेशवा के साथ एक एग्रीमेंट किया कि आप मुगल एम्पायर को बचाओगे, कहाँ से, अहमद शाह अब्दाली से बचाओगे, उसे अंदर नहीं एंटर होने दोगे, और जो इंटरनल रिबल चल रहा है इंडियन पठान और राजपूत राजा से, उधर से भी आप हमें बचाओगे। ये इन रिटर्न पेशवा वॉज टू बी पेड 50 lakhs, और इसके कितना दिया जाएगा पेशवा को, 50 लाख ग्रांट चोट ऑफ 50 लाख चोट दी जाएगी पंजाब से सेवरल नॉर्दर्न इंडियन को, एंड मेड द गवर्नर ऑफ अजमेर एंड आगरा। उनको गवर्नर कहाँ का बनाया जाएगा, अजमेर और आगरा का। द एग्रीमेंट फेल्ड, फेल हो गया, क्यों, as the Peshwa went over the Sarfaraz Jung's emily at Delhi, who promised him the governorship of Awadh and Allahabad। अब सरफराज जंग ने क्या बोल दिया कि जैसे हु प्रॉमिस गवर्नर मिल जाएगी उनको इलाहाबाद और अवध की, वो कितनी कौन सी दे रही थी, अजमेर और आगरा की। करप्शन चल पड़ी। सरफराज जंग ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड एन इक्विटेबल सिस्टम ऑफ जस्टिस। अब उन्होंने एक सिस्टम ऑर्गेनाइज किया है जिसको मतलब इक्वल जस्टिस होगा सबके साथ। उन्होंने अडॉप्टेड है इम्पार्शली पॉलिसी अडॉप्ट की हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में। हाईएस्ट पोस्ट को किसको दे दी, हिंदूज महाराजा बाय हिंदू महाराजा नवाब राय। हाईएस्ट पोस्ट गवर्नमेंट की किसको दे दी, महाराजा नवाब राय को। He prolonged the period of peace and economic prosperity of nobles under the government of Nawabs, resulting in time in the growth of distinct लखनऊ कल्चर अराउंड द अवध फोर्ट। अब यहाँ पे कौन सा कल्चर आ गया, लखनऊ कल्चर से अलग। लखनऊ नाउ वाज एन इम्पोर्टेंट सिटी ऑफ अवध, एक बहुत इम्पोर्टेंट सिटी थी कहाँ की, अवध की। क्यों थी, पढ़ लेना पता लग जाएगा। द सीट ऑफ द नवाब्स Awadh Nawab after 1775 soon revived Delhi in its patronage of arts and literature। और यहाँ पे क्या हो गया, अवध की 1775 में रिवाइव हुआ दिल्ली पे, और यहाँ पे आर्ट एंड लिटरेचर शुरू हुआ। इट ऑल्सो डेवलप्ड एज एन इम्पोर्टेंट सिटी ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, और सबसे ज़्यादा हैंडीक्राफ्ट्स यहाँ पे होने शुरू हो गए, इम्पोर्टेंट सेंटर बन गया इंडिया का। Surfaraz Jung maintained a very high standard of personal morality। All his life he devoted to his only wife। और उन्होंने जो भी हाई स्टैंडर्ड पर्सनल मोरालिटी जो भी उसकी लाइफ की थी, किसको डिवोट किया, उनकी इकलौती बीवी को। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट,
All the founders of three autonomous kingdoms, Hyderabad, Bengal, and Awadh, namely Nizamul Murshid Quli Khan, Ali Berdi Khan, Sadat Khan, Sarfraz Anwar, men of high personal morality. इनकी morality बहुत high थी. Nearly all of them led austere and simple life. बहुत simple life जीते थे. Their lives gave life to a belief that the leading nobles of 18th century have extravagant and luxurious lives. ये कहना गलत मतलब झूठ लगता होगा कि हाँ भाई वो इतनी लेविश लाइफ जी रहे होंगे, हमें तो नहीं लगेगा ना नवाब से, बट ये बहुत ही सिंपल लाइफ जीते थे. इट वॉज ओनली इन द पब्लिक एंड पॉलिटिकल डीलिंग्स that they restored to fraud and integrate into treachery. अब है नेक्स्ट मैसूर. मैसूर मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैसूर में जो नवाब्स दोनों या जो भी रूलर थे किंगडम जिनके हाथ में था वो बहुत इंटरेस्टिंग है. अब हैदराबाद के बाद जो इम्पोर्टेंट पावर थी साउथ की वो क्या थी? मैसूर. इसकी अंडर थी हैदर अली. The kingdom of High Mysore had Tipu Sultan preserved its precocious independence since ever the end of Vijayanagar Empire. मैसूर हमेशा से इंडिपेंडेंट था जब इसका एंड हुआ विजयनगर एम्पायर का. Earlier in the 18th century, two ministers, Nancharajan and the Devraj, had seized power in Mysore, reducing the king Chilka Krishna Raja to wear a puppet. अब इन्होंने क्या किया, नंचराजन ने और देवराज ने पपेट किसको बना दिया था? उन्हीं की किंग को, चिक्का कृष्ण राजा को एक पपेट की तरह है. हैदरा हैदर अली बॉर्न इन 1721. हैदर अली पैदा हुए थे 1721 में. इज एन ऑब्सक्योर फैमिली, छोटी सी फैमिली में है, घुड़सवार की फैमिली. स्टार्टेड हिज करियर एज ए पेटी ऑफिसर इन मैसूर आर्मी. एक छोटे से मैसूर में एक आर्मी में, दो अनएजुकेटेड, पढ़े लिखे नहीं थे बट इंटेलेक्चुअल थे. कभी पढ़ने से आप इंटेलिजेंट नहीं बनते, वो समझदारी अलग लेवल की होती है, वो आपको चीज़ों को एक्सपीरियंस करके आती है. वॉज ए मैन ऑफ ग्रेट एनर्जी, बहुत एनर्जी थी, डेयरिंग थे, डिटर्मिन थे. वॉज ए ब्रिलियंट कमांडर, बहुत ब्रिलियंट कमांडर थे, एंड ए शेफर्ड डिप्लोमेट, बहुत चालाक डिप्लोमेट थे. Hyder Ali soon found his opportunity in the wars which involved Mysore for more than 20 years. वो हमेशा से ना अपॉर्चुनिटी की तलाश में होते थे कि यहाँ से मुझे अपॉर्चुनिटी मिले, मैं ग्रैब करूँ और खुद को इन्वॉल्व करते थे. और ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल तक उन्होंने ये काम किया. Cleverly using the opportunities that came his way, he gradually rose in the Mysore army. जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज मिलती थी ग्रैब करते थे, अपने आप को राइज करते थे और मैसूर आर्मी में आगे आए थे. He soon recognized the advantage of Western military training and applied it to the troops of under his own command. अब उन्होंने क्या किया कि जो वेस्टर्न मिलिट्री की ट्रेनिंग थी उनकी मतलब डिसिप्लिन को समझा, उनकी एडवांटेजेस जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उन सबको अपने अप्लाई किसने किया? अपने ट्रूप में, अपनी आर्मी में, और उसको कमांड करने लगे. और मॉडर्न assertion in Dindigul in 1755 with the help of French experts. अब उन्होंने ना मॉडर्नाइजेशन की तरफ ले गए और किसकी हेल्प ली? फ्रेंच की. In 1761 he overthrew Nanjarajan. 61 में नंजराजन को हैंग किया उनकी गद्दी से और खुद की अथॉरिटी बना दी मैसूर स्टेट में. He extended full control over the rebellious polygarchs जमींदार and conquered the territories of. अब उन्होंने पॉलीगार्ड्स किसको कहते हैं? रेबेलियस जमींदार को कॉन्कर किया और कौन सी कंट्रोल किया और कौन सी टेरिटरीज लेनी थी? बिंदूर, सुंधा, सेरा, कनारा, मालाबार. दो ही illiterate, he was an efficient administration. पढ़े लिखे नहीं थे बट efficiently एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते थे. He took over Mysore when it was a weak and divided state and soon made it one of the Indian power. अब ये वीक थे, इन्होंने स्टेट को डिवाइड किया और फिर क्या बने? इंडियन पावर में लीड करना शुरू किया. He practiced religious tolerance and his first Diwan and many of other
ऑफिशियल्स वर हिंदूज, रिलीजियस टॉलरेंट थे, उन्होंने डिमांड सिस्टम में डिमांड हिज फर्स्ट डिमांड, और ऑफिशियल्स जो थे वो कौन थे, हिंदूज थे. Almost from the beginning of the establishment of his power, he was engaged in wars with the Maratha Sardars, Nizam and the Britishers. जो एस्टेब्लिशमेंट की इन्होंने पावर की, इसमें इंगेज होने के बाद मराठा सरदार, निजाम, ब्रिटिशर्स, इन सब के इनके सबके खिलाफ ये अकेले लड़ रहे थे. In 1769 he repeatedly defeated the British forces. ब्रिटिश फोर्सेस को बार बार हरा रहे थे and reached the walls of मद्रास. जो और कहाँ तक पहुंच गई, मद्रास की दीवारों तक. 1782 में इनकी डेथ हो जाती है, जो कि सेठ की एंग्लो मैसूर वॉर. उसके बाद इनको किसने सक्सीड किया, इनके बेटे ने, टीपू सुल्तान. सुल्तान टीपू या टीपू सुल्तान, जो भी बोलना चाहूँ मैं तो टीपू सुल्तान बोलते, सुल्तान टीपू, जिन्होंने रूल किया till his death तक at the hands of British in 1779, was a man of complex character. हैदर अली से भी अच्छे कौन थे, टीपू सुल्तान, complex character था. He was for one or innovator, एक अच्छे इनोवेटर थे. His desire to change with the times, ये ना टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होते जाते थे. अब मेरे दादाजी थे, वो कहते थे जो वक्त के साथ नहीं बदलता वो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं. जैसे जैसे वक्त बदलता है हमें अपने आप को चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि नेचर भी अपने आप को टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करती है. तो चेंज तो एक यूनिवर्सल लॉ है, तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए. His desire to change with the times and was symbolized in the introduction of new calendar. उन्होंने नया कैलेंडर निकाला, नया कॉइनेज सिस्टम निकाला, वेइंग स्केल्स और मेजरमेंट्स का सिस्टम लाया. हिज पर्सनल लाइब्रेरी, उनकी खुद की पर्सनल लाइब्रेरीज थी जिसमें वो बुक्स रखते थे, अलग अलग रिलीजन की, हिस्ट्री की, मिलिट्री साइंस की, मेडिसिन की, मैथमेटिक्स की. ही शोड ए कीन इंटरेस्ट इन फ्रेंच रेवोल्यूशन, उनका इंटरेस्ट इसमें था, फ्रेंच रेवोल्यूशन. ही प्लांटेड ए ट्री ऑफ लिबर्टी एट श्रृंगापट्टनम एंड ही बिकेम ए मेंबर ऑफ जेकॉन क्लब. ट्री लिबर्टी उन्होंने एक प्लांट किया श्रृंगापट्टनम में, और ये किसके मेंबर बने, जेकॉन क्लब के मेंबर बने. ही organizational capacity is borne out by the fact in that those days indiscipline को ये पसंद नहीं करते थे. among Indian armies his troops remain disciplined होने चाहिए, लॉयल होने चाहिए इनके लिए. he tried to do away with the customs of giving जागीर, increase state incomes. जागीर लेते थे ताकि स्टेट इनकम बढ़े. और इन्होंने रिड्यूस की हेरिडिटरी पोजीशन ऑफ पॉलीगर्स की हेरिडिटी को खत्म किया. However, his land revenue was high as that of other contemporary rulers. बहुत लैंड रेवेन्यूज को हाई किया कंटेम्प्रेरी रूल्स ने. It ranged up to one third of the gross produce. वन थर्ड था अपना बढ़ाया रेंज, बट he checked the collections, check करते थे कलेक्शन को, इलीगल केसेस को. He was liberal in granting remissions, लिबरल थे बहुत. His infantry जो arms थे, muscats, bayonets, fashions which were manufactured in Mysore. Bayonets जो ये सब चीजें थी मैन्युफैक्चर हो रही थी, कहाँ से, मैन्युफैक्चरिंग एक हब था उनका जो मैसूर में ही था. He offered to build a modern navy. मॉडर्न नेवी बनाई थी 1796 में. क्या इंसान हुआ होगा ना, ये कितनी दूरदर्शिता होगी. For this purpose to do dockyards, the model of ships being supplied himself. Two dockyards खरीदे. In personal life, he was free of vices and kept his luxury. He was recklessly brave and commander. Was however hasty in action and unstable in nature. ये क्या थे, hasty, unstable थे नेचर में थोड़े से ना. As a statesman, he more than any other 18, मतलब पूरी 18वीं सदी में ना ऐसा कोई राजा नहीं था. He stood forth a foe of the rising. अब इनकी दुश्मनी किससे थी, जो राइजिंग पावर कौन हो रही थी, इंग्लिश. The English into a turn knew as the most dangerous enemy in India. इनको सबसे डेंजरस एनिमी कौन लगता था इंडिया का, इंग्लिश लगते थे.
Though not from a contemporary economic backward, flourished economic under Hyder Ali and Tipu Sultan. अब टीपू सुल्तान और हैदर अली के टाइम पे ना ब्रिटिश कभी भी यहाँ पे आराम से ऑक्यूपाई नहीं कर पाए। आफ्टर डिफीटिंग जब डिफीट किया मारा तब भी वो यहाँ पे आ पाए। और यहाँ पे कौन गवर्नर जनरल आए थे? ब्रिटिशर्स ऑक्यूपाइड जॉन शोर गवर्नर जनरल 1739 से 93 से लेके 1798 तक। Throughout his entry for his domination protected his their labor and rewarded. उनकी डोमिनेंस को बचाना ये सब कुछ करना वो टीपू was also seems to be grasp the modern trade industry. अब क्या उन्होंने एस्टैब्लिश किया था मॉडर्न ट्रेड इंडस्ट्रीज को? इनफैक्ट alone among Indian understood the importance of economic strength and military strength. ये अकेले ऐसे सुल्तान थे, एक ऐसे रूलर थे जिन्होंने इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और मिलिट्री स्ट्रेंथ को समझा था। He made some attempts to introduce trials in India by importing foreign workmen as expert and state support to many industries. बहुत कुछ इम्पोर्ट किया था वर्कमैन को, स्टेट वो सपोर्ट करती थी इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश करने में। ये सेंड एम्बेसीज टू फ्रेंच, ईरान, पेगू टू डेवलप फॉरेन ट्रेड। उस टाइम पे इन्होंने एम्बेसीज ने कहा फ्रेंच, फ्रांस ने, ईरान ने, पेगू ने की फॉरेन ट्रेड बढ़े। He also tried even he tried to set up a trading company on the pattern companies. जो बाहर की कंपनी आ रही थी उनकी हिसाब से यहाँ पे एक ट्रेडिंग कंपनी बनाना चाहते थे। Some of the British historians has described Tipu as a rebellious. कुछ historians ने उनको rebel बोला, but this is not borne out by facts. ये facts नहीं है। Though he was orthodox, ortho-religious, he was in fact tolerant, enlightened, other religious. वो अपने रिलीजन को बहुत मानते थे बट उन्होंने कभी भी इग्नोर नहीं किया था अदर रिलीजन को। वो मनी खुद से मनी देते थे, पैसे देते थे। उन्होंने शारदा टेम्पल बनाया था, शिवराई टेम्पल, आफ्टर द लेटर मराठा हॉस्टल इन 1730 1791 में। ये रेगुलर गिफ्ट देते थे एज वेल एज अदर टेम्पल्स को भी। और सबसे फेमस टेम्पल जो था वो उन्होंने डेढ़ 100 साल पहले उनके पैलेस में ही बनाया हुआ था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे केरला, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो में आएगा। केरला और एरियाज अंडर इट्स ओन स्टेट 6 के बारे में, राइज और फॉल कैसे हुआ मराठास का। ये भी आई थिंक 3 पार्ट्स में बन ही जाएगा क्योंकि लेंथी चैप्टर है। और जितना पढ़ा उसे अच्छे से समझो, समझने की कोशिश करो किसने क्या 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 किया और उनका कंपैरिजन बनाओ। इट इज़ द बेस्ट वे जब आप नोट्स बना रहे हो अवध बंगाल एक शीट पे ट्रिक्स नोट्स बनाओ, किस किस की क्या क्या कमियाँ थी, तो तुम कहाँ कहाँ पे लैक कर जाओ, उनका कंपैरिजन करो तो अच्छा रूलर था। क्योंकि इस चैप्टर के बाद हम ये पढ़ने वाले हैं कि किसने क्या किया, ठीक है ना। नेक्स्ट चैप्टर जो कौन सा होगा, ये तो 3 पार्ट्स में आराम से जाएगा। हाँ, यूरोपियन सेटलमेंट्स क्या है। अब यूरोपियन सेटलमेंट्स होने में जो कमियां हैं इसमें क्या है, फिर इन डेप्थ में हम और चलते जाएंगे। पहले आप ओवर, ये तो फर्स्ट जो चैप्टर है ना इसमें ओवरव्यू ले लो। ये जस्ट एक ओवरव्यू है पूरी इंडियन हिस्ट्री को समझने का, एक आपको क्रोनोलॉजी में स्टार्ट करने का। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर।